स्वागत है। मेरा नाम है उज्ज्वल आनंद जैन। ये है मेरा कुछ इंट्रोडक्शन। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लॉ की कुछ खासियत है जिसको हमको जानना जरूरी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक और नाम है जूल लॉ, जूल्स लॉ। क्यों? क्योंकि जूल ने इस लॉ को दिया था। ठीक है, इसके कुछ फीचर हैं जो इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो देखिए, जूल ने जो सबसे पहले लॉ दिया था वो दिया था एक साइकिल के लिए। सो फॉर अ साइकिल जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है नेट हीट ट्रांसफ़र का, वो इक्वल होगी साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ टोटल वर्क ट्रांसफ़र की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कभी भी कोई आपको साइकिल दिखे तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एप्लीकेशन आपको आरएसी में भी दिखेगा, पावर प्लांट में भी दिखेगा और बहुत जगह आपको इसका एप्लीकेशन दिखेगा। ठीक है, तो ये जो लॉ है इसकी जो ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, तो सबसे पहले जहाँ ये अप्लाई होगा वो होना चाहिए क्लोज्ड सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सिस्टम होना चाहिए क्लोज्ड सिस्टम पे। दूसरा, इट कैन बी अप्लाइड टू बोथ रिवर्सिबल and irreversible process। ठीक है, एंड थर्ड, इट इज वैलिड फॉर अ साइकिल। ऑब्वियसली साइकिल के लिए वैलिड है क्योंकि हमने हेडिंग भी डाली थी साइकिल के लिए। तो ये जो इक्वेशन है डेल क्यू, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू, इसके जो कंडीशन है लगाने की, वो पहली कंडीशन है कि वो सिस्टम क्लोज होना चाहिए। दूसरा है कि ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों में यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों जगह यूज़ होगा ये। ठीक है, और तीसरा ये फॉर अ साइकिल है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लॉ अगर हम फॉर अ प्रोसेस देखें, फॉर अ प्रोसेस, ठीक है, फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस। ठीक है, तो जनरली हम फॉर अ प्रोसेस देखते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। ये अब देखते हैं। देखिए कई जो लो क्वालिटी की बुक्स हैं उसमें आपको ये डी ई के जगह डी डब्ल्यू डायरेक्ट दे दिया जाता है। तो देखिए जो एक्चुअल जो इक्वेशन है वो ये है डी ई। वो डी डब्ल्यू कैसा आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो एक्चुअली डी ई से डी डब्ल्यू का सफ़र कैसे तय किया जाता है। तो देखिए जो एनर्जी है ये ई, ठीक है, ये ई इज एन एनर्जी। ठीक है, तो देखिए ये जो एनर्जी होती है ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब कई बच्चों को ये डाउट आता है कि सर जो वर्क एंड हीट है दे आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो क्या वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। आई मीन हीट एंड वर्क तो प्रॉपर्टी ही नहीं है। देखिए जो भी प्रॉपर्टी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है।
हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। ठीक है, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है, चाहे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो चाहे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो। एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो पॉइंट फंक्शन होती है। जैसे कि एनर्जी, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो वो एक्सटेंसिव है लेकिन वो प्रॉपर्टी है, तो अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो पॉइंट फंक्शन होगी, वो एक पॉइंट पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, हीट एंड वर्क आर एनर्जी इन ट्रांजिएंट, मतलब वो इन एनर्जी, वो फ्लो में एनर्जी है, जब एनर्जी फ्लो हो रही है उस कंडीशन की वो एनर्जी है, तो इसलिए उसको हम प्रॉपर्टी नहीं बोलते, वो एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिएंट, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन फ्लो। तो इसलिए हीट एंड वर्क को हम पाथ फंक्शन कंसिडर करते हैं, और एनर्जी जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको हम कंसिडर करते हैं पॉइंट फंक्शन, दैट इज प्रॉपर्टी। और स्पेशल अगर एनर्जी की मैं बात करूँ तो वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हमने लिखा भी इस पॉइंट को। तो देखिए जो ई है, जो ई वो होगी माइक्रोस्कोपिक प्लस बल्क। ठीक, तो देखिए माइक्रोस्कोपिक में आपकी इंटरनल एनर्जी आ जाती है, इंटरनल एनर्जी, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी आती है, आपकी सेंसिबल एनर्जी आती है, जिसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा। सेंसिबल एनर्जी का मतलब सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा। लेटेंट एनर्जी, और बहुत सारी हैं, ये मैं कुछ लिख रहा हूँ जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है। माइक्रोस्कोपिक मतलब वो मॉलिक्यूल से एसोसिएट हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल, विथ मॉलिक्यूल। देखिए बल्क एनर्जी जो होती है वो दो तरह से है, बल्क काइनेटिक एनर्जी, बल्क पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो यहाँ पे हमने देखी बल्क काइनेटिक एनर्जी, और कई जगह पढ़े होंगे कि इंटरनल एनर्जी भी, हम अगर इंटरनल एनर्जी में जो मॉलिक्यूल स्टोर कर रहा है वो भी मोशन के फॉर्म पे स्टोर कर रहा है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल। तो सर इस काइनेटिक एनर्जी और उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी का डिफरेंस कैसे हुआ? आप इसको इंटरनल एनर्जी कैसे बोल दिए और उसको बल्क काइनेटिक एनर्जी कैसे बोल दिए? देखिए अगर एक कंटेनर है, देखिए यहाँ पे अगर ये कंटेनर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए कंटेनर, अभी इसकी इस पूरे कंटेनर की वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इस पूरे कंटेनर की वेलोसिटी अगर 0 है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अगर मान लीजिए गैस है, तो एग्जांपल यहाँ पे गैस है, ठीक है। अब अगर मैंने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, ये इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल, ये आपको दिख रहा है, इसको मैं अगर 1 मान लूँ, अगर मैंने हीट दी या एनर्जी मैंने दी, ठीक है, देखिए अगर इस मॉलिक्यूल में रैंडम मोशन आया और उसके कारण जो उस मॉलिक्यूल ने एनर्जी स्टोर की वो आपकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। बट एक केस में ये बोल रहा हूँ कि आपने हाथ से इस बॉक्स को ही मूव कर दिया पूरा, मतलब इस बॉक्स को ही आपने वेलोसिटी दे दी, ये पूरा बॉक्स को वेलोसिटी आपने कुछ मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड दे दी, तो ये जो पूरे सिस्टम को ही आपने मूव कर दिया, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, पूरा सिस्टम आपको मूव कर गया। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी उसमें देंगे तो उसको हम बोलेंगे ये बल्क काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये बल्क काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम उस सिस्टम को किसी हाइट पे उठा दिए तो उसके पास जो एनर्जी होगी, अब वो पूरे सिस्टम के पास, वो होगी बल्क पोटेंशियल एनर्जी। तो आप समझिए कि किसी मॉलिक्यूल से एसोसिएट होने वाली एनर्जी जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, पूरे सिस्टम बल्क के साथ अगर कोई एनर्जी एसोसिएट होने वाली है तो वो बल्क एनर्जी है, ठीक है।
तो ये देखिए, तो अब एनर्जी को अगर मैं लिखूँ और मैं मान लूँ कि माइक्रोस्कोपिक में सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, बाकी सबको मैंने नेगलेक्ट कर दी। तो अब देखिए, तो E इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी को हम जनरली यू से डिनोट करते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बल्क, ये बल्क एनर्जी है। अब डी ई मतलब चेंज इन एनर्जी, तो डी यू प्लस डी काइनेटिक एनर्जी प्लस डी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए, इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये एजम्पशन है, ये ज़ीरो, तो पहला एजम्पशन ये आ गया, दिस इज फर्स्ट एजम्पशन। ठीक है, तो डीई जो आई वो डी यू के बराबर आ गई। डीई जो है वो डी यू के बराबर आ गई, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमने जीरो मान लिया। देखिए, जो डीई है और डेल हम बनाते हैं, डेल, ये अगर मैं डेल ई बोलूँ तो देखिए ये ओवरऑल होता है, और ये होता है स्मॉल चेंज। कोई स्मॉल चेंज होती है तो उसमें हम डी बोलते हैं, और ओवरऑल चेंज होता है तो उसमें डेल हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसको आप डेल भी लिख सकते हैं, तो वो ओवरऑल प्रोसेस 1 से 2 हो गया, कोई छोटी स्ट्रिप हमने कंसिडर नहीं की अगर डेल, हम इसको इस डेल को अगर यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, वो भी सही है और ये भी सही है। तो क्योंकि हम जनरली प्रोसेस 1 से 2 में बात करते हैं तो हम डी की जगह डेल भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए, ये पहला असम्पशन हो गया। तो अब हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन हो गया, वो क्या हो गया, डेल क्यू इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे डेल नहीं, अभी मैं डी ई ही ले लेता हूँ, तो डी ई के जगह हमारा क्या हो जाएगा, डी यू, क्योंकि डी ई इज इक्वल टू डी यू पहला असम्पशन। अब डेल डब्ल्यू, अब एक ये आ गया केस। ठीक है, अब देखिए जो डेल डब्ल्यू होता है, ठीक है, अब जो डेल डब्ल्यू है वो भी दो तरह से हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे डेल डब्ल्यू, ये है वर्क ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र। ठीक है, तो देखिए डेल डब्ल्यू दो तरह के ऐसे हैं, एक है बाउंड्री वर्क, जिसको हम बोलते हैं डेल डब्ल्यू बी, एक होता है अदर वर्क। देखिए, हो सकता है कि आपने ये सब नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जनरली जो हम इंजीनियरिंग करते हैं या डिप्लोमा करते हैं तो वहाँ इतनी डेप्थ में नहीं आती चीज़ें, वहाँ डायरेक्टली हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं। पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ही चीज़ें आपसे पूछेगा डिप्लोमा लेवल के खासकर एग्जामों में। ठीक है, तो अदर वर्क में हम जनरली दो वर्क बोलते हैं, तो शाफ्ट वर्क, एक होता है इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक है, शाफ्ट वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क। देखिए, बाउंड्री वर्क जो हम लोगों ने पीडीवी वर्क है, वही प्रकार से बाउंड्री वर्क होता है, पीडीवी वर्क ही बाउंड्री वर्क है। ठीक है, अब अदर वर्क में देख लेते हैं शाफ्ट वर्क मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर एक कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक शाफ्ट लगा दिया, ठीक है, अब इस शाफ्ट को आप रोटेट कर रहे हैं, तो इससे जो वर्क ट्रांसफ़र होगा वो होगा डेल वी डब्ल्यू एस शाफ्ट वर्क, डेल डब्ल्यू एस शाफ्ट वर्क। ठीक है, समझ आया, इस शाफ्ट से जो वर्क ट्रांसफ़र होगा वो होगा शाफ्ट वर्क। अब इलेक्ट्रिक वर्क आप देख लीजिए अब क्या हो रहा है एक प्रकार से। देखिए, अब मान लीजिए आपने इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया, ठीक है, अब आप यहाँ पे करंट भेज रहे हैं आई, ठीक है, करंट आप भेज रहे हैं, तो ये करंट जो होगा, जो करंट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक वर्क। तो इसको आप बोलेंगे डेल डब्ल्यू ई। अगर वो वॉट में होगा तो वो होगा आई स्क्वायर आर डेल डब्ल्यू ई, और अगर वो जूल में होगा
तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, वो टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। ठीक है, ये वॉट में, दिस इज एट वॉट एंड ये जूल। ठीक है, तो ये इतने वर्क हो गए, एक बाउंड्री वर्क, अदर वर्क में शाफ्ट वर्क एंड इलेक्ट्रिक वर्क। दोनों के डायग्राम हम समझिए कि किसको हम इलेक्ट्रिक वर्क बोलेंगे, किसको आप शाफ्ट वर्क बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मिला के वर्क ट्रांसफ़र होगा। तो डेल डब्ल्यू जो फर्स्ट लॉ में आया है वो ये है, तो डेल डब्ल्यू बाउंड्री वर्क प्लस डेल डब्ल्यू अदर। ठीक है, अब सेकंड एजम्पशन, इसमें हम अदर वर्क को ज़ीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो डेल डब्ल्यू है वो डेल बाउंड्री वर्क के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं हमारे, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू इज इंटरनल एनर्जी प्लस डेल डब्ल्यू बी, ये एक और फॉर्मूला। अब थर्ड एजम्पशन, अगर जो हमारा प्रोसेस है इज रिवर्सिबल, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या क्वासी स्टैटिक होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल के लिए हमने क्या पढ़ा था, देखिए जो डेल डब्ल्यू पढ़ा था हमने वो पी डी वी पढ़ा था हमने। इसकी कंडीशन क्या थी कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्लोज्ड, और एक होना चाहिए था रिवर्सिबल। तो देखिए ये पूरा एनालिसिस ही क्लोज सिस्टम पे, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और हमारा थर्ड एजम्पशन क्या है कि प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस हमने बोल दिया है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल डब्ल्यू है बाउंड्री वो किसके बराबर हो जाएगा, पी डी वी के। ठीक है, तो जो तीनों एजम्पशन के बाद हमारा जो फाइनल इक्वेशन डिराइव होगा वो होगा डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू भी मैं इसको बोल सकता हूँ प्लस पी डी वी। तो अगर आपको ये इक्वेशन दिखे तो उसकी कंडीशन क्या क्या है कि पहला असम्पशन क्या है कि ये क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। सेकेंड, डेल काइनेटिक एनर्जी बल्क डेल पोटेंशियल एनर्जी बल्क का चेंज ज़ीरो होगा। तीसरा, डेल डब्ल्यू अदर वर्क को हमने नेग्लेक्ट किया है। फोर्थ, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन दोनों में वो ये, और प्रोसेस रिवर्सिबल, क्लोज सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन हो गया। अब देखिए कुछ जो फर्स्ट लॉ कंक्लूजन बताते हैं हमको, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट लॉ। पहला देखिए कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन है हीट इज अ पाथ फंक्शन। मैंने आपको पहले बताया था कि वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन, तो जो हीट पाथ फंक्शन है हमको फर्स्ट लॉ से पता चलती है। सेकेंड, इंटरनल एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। ये बात कैसे पता चली, देखिए फॉर अ प्रोसेस हमने देखा अभी, फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू
ठीक है, ये इक्वेशन था। देखिए अगर फॉर अ साइकिल, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू करेंगे आप, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी यू करेंगे, प्लस साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू करेंगे। ठीक है, ये तो चीज़ समझ गया। अगर साइकिल करना है तो साइक्लिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? थ्योरेटिकली हमको पता चल गया कि प्रॉपर्टी स्टेट बताती है और स्टेट से हमको कंडीशन पता चलती है, लेकिन मैथमेटिकली प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी प्रॉपर्टी अगर होगी, मान लीजिए P प्रॉपर्टी है, अगर P प्रेशर नहीं यहाँ पे है ना, प्रॉपर्टी है, उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन होगा 0। किसी भी प्रॉपर्टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन होगा 0। इसका रीज़न क्या है? देखिए कोई भी प्रॉपर्टी होगी, ऑल प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन, सारी प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन होगी ना, किसी पॉइंट पे डिपेंडेंट होती है। जैसे आप देख लीजिए प्रेशर, वॉल्यूम, वो एक पॉइंट पे होती है। ठीक है, तो देखिए एक साइकिल क्या होगा, व्हाट इज अ साइकिल? देखिए एक साइकिल क्या होगा, ये एक साइकिल है। ठीक है, साइकिल मतलब क्या होता है? जिसका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम। मतलब साइकिल मतलब क्या होता है? जो जहाँ से शुरू हुआ वो वहीं ख़त्म हो गया, तभी तो एक साइकिल हुई ना। इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम हुई, मतलब जो इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू फाइनल कंडीशन। कंडीशन इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन के बराबर हो गई। तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है? पॉइंट फंक्शन। तो मतलब क्या हुआ, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो P इनिशियल जो होगी कोई भी प्रॉपर्टी, वो P फाइनल होगी ना, सेम कंडीशन पे, क्योंकि वापस उसी जगह पे आ गई। इसीलिए तो DP प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा? प्रॉपर्टी फाइनल माइनस प्रॉपर्टी इनिशियल, और इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है तो इनका चेंज 0 हो जाएगा ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। तो इसलिए प्रॉपर्टी अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो प्रॉपर्टी उसको कहेंगे जिसका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होगा। तो अब यहाँ अब आप देखिए, अब आप यहाँ देखिए, अगर इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी होती तो ये 0 होगा ना, साइक्लिक इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट लॉ साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या था? डेल क्यू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, यही तो था। मतलब ये 0 होगा। फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए क्या था? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू, यही तो था। तो ये कैसे पॉसिबल होगा इस इक्वेशन से? जब साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी यू 0 होगा, मीन्स दस internal energy is property of system। देखिए थर्मोडायनेमिक्स ना थोड़ा ट्रिकी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको एक बार में ही पूरा थर्मोडायनेमिक्स समझ आ जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो इतना आसान नहीं है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से समझने पड़ेंगे, तब आपका थर्मोडायनेमिक्स क्लियर होगा। तो आप सोचेंगे कि 2 दिन में मैं थर्मोडायनेमिक्स पूरा समझ जाऊँ, तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, फिर आपको सुपरमैन बनना पड़ेगा, तो वो संभव नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये सेकंड कंक्लूजन है। अब थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। थर्ड कंक्लूजन क्या है? एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है, चलिए हम लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल क्यू
इज इक्वल टू डी ई, सबसे पहला लॉ तो यही है ना, एक्चुअल इक्वेशन तो यही है ये। अब फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, कोई हीट ट्रांसफर, कोई वर्क ट्रांसफर, कोई मास ट्रांसफर, कुछ नहीं होगा उस सिस्टम से। तो मतलब तो डेल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हुआ ना। सो ये ज़ीरो, दिस वन इज ऑल्सो ज़ीरो, तो क्या हो गया, डी ई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम हो गई। तो कभी भी कोई इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी अगर सेम होती है या कोई भी ऐसा कंडीशन आता है तो मतलब वो कांस्टेंट है ना। सो ई मतलब एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। अब फोर्थ कंक्लूजन, PM1 is impossible to made, possible to construct। PM1 बनाना संभव नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी बोलते हैं कि आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल का फुल फॉर्म कि आई एम पॉसिबल, तो उसको बोलना ठीक है भाई, अगर आप पॉसिबल है तो PM1 बना देना मेरे लिए, तो फिर वो अगली बार से डायलॉग नहीं मारेगा। तो देखिए PM1 होता क्या एक्चुअल में, देखिए मान लीजिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हम कोई भी कोई भी हीट नहीं दे रहे हैं, हीट सप्लाइड ज़ीरो है, बट फिर भी वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता। क्या सच में ऐसा नहीं बनाया जा सकता? तो चलो चेक करते हैं। फर्स्ट लॉ लिखते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू। कोई भी हीट नहीं दिया जा रहा तो डेल क्यू ज़ीरो, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल ई। तो आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप बोले कि ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता, पर अगर हम उस सिस्टम की, अगर मैं मान लूँ कि ई इंटरनल एनर्जी डिनोट कर रहा है, अगर हम उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी रिड्यूस करते जाएं तो भी तो हमको वर्क मिलेगा ना, बिना हीट दिए उस सिस्टम को। समझो बात को, नेगेटिव साइन मतलब वर्क अगर आपको पॉजिटिव में चाहिए तो इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा आपको सिस्टम की, तभी आपको वो इन अ फॉर्म ऑफ वर्क मिलेगा। तो ये तो पॉसिबल है सर कि डेल ई हम डिक्रीज करते जाएं और वर्क लेते जाएं तो हीट देना ही नहीं पड़ा, तो PM1 तो पॉसिबल है। तो देखिए PM1 का मतलब होता है परपीचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड। PM1 का मतलब होता है परपीचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपीचुअल मोशन का मतलब होता है कंटिन्यूसली, अनंत तक। तो आप मुझे बताइए, किसी की भी इंटरनल एनर्जी की कोई लिमिट होगी ना, उसके बाद तो अब ज़ीरो हो जाएगी अगर वो मान लीजिए, उसके बाद तो अब उसको डिक्रीज ही नहीं कर सकते, ख़त्म हो गई हो एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी की जो सीमा है उस चक्कर में वर्क की भी एक लिमिटेशन होगी, कुछ समय तक के लिए आपको वर्क दे सकता है वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को रिड्यूस करके, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड पीरियड है, वो ऑलवेज या कंटिन्यूसली अनंत काल के लिए नहीं चलेगा। तो उसके कारण हम बोलते हैं कि परपीचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। कुछ समय के लिए आपको इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करके वर्क हो जाएगा। आप जैसे कि खाना खाते हैं तो आपको इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो आपने काम किया, आप एक बार खा के ज़िंदगी भर काम थोड़ा ना करेंगे। उसी प्रकार परपीचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने की एक लिमिट बताएगी। तो PM1 इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, ये भी हमको फर्स्ट लॉ बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो लाइन लिख देता हूँ ताकि 2 दिन बाद आप देखें तो आपको लगे ना कि क्या कहाँ गए हम। तो देखिए, इट इज़ पॉसिबल to get work in expense
of internal energy of system, but up to certain limit. Not continuously forever. Thus, PMM1 is impossible to construct. ये 4 कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमको फर्स्ट लॉ से डिराइव होता है, हम देख लेते हैं वो क्या है। पहला, फर्स्ट, हीट इज अ पाथ फंक्शन। सेकेंड, इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये भी हमने डिराइव कर लिया। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ये भी हमने डिराइव कर लिया। PMM1 इज नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, ये भी हमने देख लिया। अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट, अगर PMM1 होता तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती? एफिशिएंसी ऑफ PMM1, मान लो कि ऐसा है कि PMM1 किसी शक्तिमान ने बना दिया तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती? तो देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में ये होती है वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। अब हीट इनपुट है 0, तो एफिशिएंसी ऑफ PMM1 इज इनफाइनाइट। W कोई भी आए, W/0 इज इनफाइनाइट, तो PMM1 की एफिशिएंसी इनफाइनाइट होती है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, PMM1 ही नहीं है तो इन्फिनाइट उसकी एफिशिएंसी कैसे हो जाएगी? PMM1 ही एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो उसकी एफिशिएंसी बस ये एक, अगर आप पूछ दे कि PMM1 की एफिशिएंसी कितनी होती तो इन्फिनाइट होती वो। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, क्लोज सिस्टम के लिए भी हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ। इसके बाद हमको हीट ट्रांसफ़र फॉर वेरियस प्रोसेस पढ़ना है। इसके बाद जो है कि हीट ट्रांसफ़र अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या क्या वैल्यू होती है, हीट ट्रांसफ़र की इक्वेशंस क्या होते हैं। उसके बाद हमको CP, CV, गामा, इन सब के बारे में पढ़ना है कि इनके ऊपर टेम्परेचर से क्या इफ़ेक्ट होता है और किस कंडीशन पे इफ़ेक्ट नहीं भी होता। और फिर उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन भी हमको पढ़ने हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के डेरिवेशन से हमको क्या आउटपुट मिलता है और वो भी इम्पॉर्टेंट है। और आइडियल गैस इक्वेशन के बाद आपको गामा के अलग अलग कंडीशंस के लिए, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, तो स्पेसिफिक हीट रेशियो, ये सब हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। तो अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।